So in today's class, we will be moving on from where we left off in the last class, and that was a sentence. अब तक हमने syllabus पढ़ लिया है, हमने marking पढ़ ली है, हमने agreement पढ़ लिया है, subject verb का. The next topic that we have, sentence structure भी last class में हमने कर लिया था. Now, these topics have been openly mentioned in the mark scheme में mention हुए हुए हैं ये repeated times. A topic that has not been overly mentioned in the mark scheme but has been a regular um, candidate in, what should I say, in the examiner report has been one of these two topics. ये दो topics जो है ना ये बड़े मजेदार topics हैं. Why? Because they have been always playing a major role in the examiner reports. अभी कौन से हैं ये है द सब्जेक्ट अपना सेंटेंस ओपनिंग वेरिएशन और सेंटेंस लेंथ वेरिएशन. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है. कुछ लोग इसको कुछ मतलब आई मीन सम राइटर्स एंड सम बुक्स सेंटेंस ओपनिंग वेरिएशन को सेंटेंस इन्वर्जन भी बोलते हैं. आई राइट दिस नेम डाउन ओवर हियर एज वेल. ये सेंटेंस इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है. मैं इसको जरा इजी रखता हूँ कि सेंटेंस ओपनिंग वेरिएशन होता है. और उसके बाद सेंटेंस लेंथ वेरिएशन. दे ऑल ऑफ दिस एक्चुअली द एंटायर दिस पार्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये तो ये पूरा द सेंटेंस का हमारा जो है ना वो टॉपिक हो जाता है कवर. ये तो ऐसा हमारा टॉपिक जो है वो द सेंटेंसेस में हमने पहले फ्रेज क्लॉज सेंटेंस पढ़ा, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, अब सेंटेंस ओपनिंग और सेंटेंस लेंथ को भी पढ़ने जा रहे हैं. ये टॉपिक है क्या, इसको जरा सा देखने की कोशिश करते हैं. And what is the need of this topic and why are we doing it? Obviously, we are trying to impress the examiner in his own very language, so we need to show and showcase all the skills that we have when it comes to um, the sentence variety. Try not to have too many short sentences; they become choppy and boring to read. Make those sentences roll like a smooth flowing river. Hi, hi, hi. तो पढ़िएगा ये सेंटेंस. I woke up feeling groggy. I woke up feeling awful. Thank you, Noor. I was groggy and I felt like I had swallowed gravel. My throat was so sore. I felt a dull ache all over my whole body. I heard my mom call, but I really didn't want to crawl out of bed and face the day. If I ask you to rate this paragraph on a scale of 10, with 10 being the highest out of 10, कितना रेट करेंगे इसको आप लोग जरा बताएं मुझे. नूर, एक टॉपिक कराया था सर, दो टॉपिक फर्स्ट क्लास में, आज से कंटिन्यू करें. रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएंगे सबको. I woke up feeling awful. I was groggy and I felt like swallowed up gravel. My throat was sore. I felt a leak. 7.5, 8. अच्छा 10 भी आया माशाल्लाह अरे भाई का, थैंक यू. अरे भाई ऐसे भी इतना भी स्मूथ नहीं है यार. टू मेनी पॉजेज. अहमद भाई बोलते हैं 6. अहमद भाई जरा बताइएगा कि ग्रॉगी का मतलब क्या होता है, ग्रेवल क्या होता है, डल एक क्या मतलब, कभी जिंदगी में यूज किया डल एक. सॉरी. Even though the vocabulary that we know or is groggy का मतलब नहीं पता. Swallowed dribble never ever used in our life. आज से पहले ये नहीं होता कि कॉमा ये वाला बट से पहले कॉमा क्यों लग रहा है, ये भी नहीं पता आज से पहले. डल एक never ever used in our life. Want to crawl out of bed ये फ्रेज कभी यूज नहीं किया. फेस द डे बहुत कम जिंदगी में इस्तेमाल किया है. ऑल ऑफ दिस सो मेनी टेक्निकलिटीज बट स्टिल ऑल ऑफ अस आर रेटिंग इट सो लो. एंड द सोल रीजन बिहाइंड दिस इज दैट आपको लग रहा है टू मेनी पॉजिटिव है, लेकिन आप अगर नोट करें इसमें व्हाट इज हैपनिंग, एवरी सेंटेंस बेसिकली इज स्टार्टिंग ऑफ इन द सेम वे. टू मेनी यूजेस ऑफ आई एंड दैट इज ब्रेकिंग द फ्लो द सीक्वेंस, वो टूट रहा है बार बार इसमें. सो द थिंग इज कि इसको क्या किया जाए. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं,
When I woke up, a dull ache racked my whole body, and I feel quite groggy. My throat was so sore it felt like I'd swallowed gravel. I heard my mom call, but crawling out of bed and facing the day was more than I could handle. क्या इसमें मैं उठ नहीं रहा हूँ? क्या इसमें ग्रेवल सॉलो नहीं कर रहा हूँ? क्या इसमें डल एक नहीं हो रहा है? क्या इसमें मैं ग्रॉगी नहीं हूँ, हो रहा हूँ? मॉम बुला रही है, बुला रही है। क्रॉल आउट बेड कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस इज दैट देर आर थ्री सेंटेंसेस ओवर हियर। एक स्टार्ट हुआ है वेन से, एक हुआ है माई से, और एक हुआ है आई से। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आई से जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना। यस, डू यूज इट, बट नॉट एवरी। सो द टॉपिक दैट वी, हमें हमें मसला ये है, हमें बचपन से सिखाया गया है बेटा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस बनता है। Sandra swam in the polluted river. Daniel thought today would be different. Apples bruise when they fall to the ground. If I ask you कि बेटा कि all of them are starting the same way, आप बोलेंगे नहीं सर, कहाँ सेम वे, ये सैंड्रा से स्टार्ट हो रहा है, ये डैनियल से, ये एप्पल से। मैं ये बोलूंगा भाई आपके हिसाब से वर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन मेरे और एग्जामिनर के लिए ये ही सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ये मैं तीन सेंटेंस यूं लिखूं या ये मैं पैराग्राफ यूं लिखूं, इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे आई है, वो भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इवेंचुअली हैं तीनों सब्जेक्ट्स ही। सो दैट्स व्हाई we will need to understand how to bring that variety. Sentence inversion, yeah, sentence opening variation is a very fantastic way, or is an absolutely amazing way by which we can bring that X factor into our writing. वो एक्स फैक्टर क्या है बॉस? वो एक्स फैक्टर ये है कि आई विल टीच यू कि किस तरह से हम अपनी राइटिंग को थोड़ा सा बेहतर कर दें। नॉर्मल सर्कमस्टांस में एक सेंटेंस लिखा हुआ है अगर, द मदर फ्रेजिल्ड एंड वरीड सर्च फॉर हर मिसिंग चाइल्ड, इसको इधर लिखते हैं। नॉर्मल रूटीन में सेंटेंस हम लिखेंगे द मदर फ्रेजिल्ड एंड वरीड सर्च्ड फॉर हर मिसिंग चाइल्ड। हम कर क्या रहे हैं? हम सिंपल एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि ये मदर जो है मिस कर रही है न्यूज को। हुआ क्या, लेकिन मसला क्या है? फ्रेजिल्ड एंड वरीड, बड़ा अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल करी, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद सब्जेक्ट। अगर मैं सिर्फ एक थोड़ी सी इसमें स्मार्टनेस दिखाऊं, सो दिस कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं थोड़ी स्मार्टनेस दिखाऊं, मैं क्या करूं? ये दो वर्ड है फ्रेजिल्ड एंड वरीड, इनको मैं उठा के शुरू में ले आऊं, और क्या लिख दूं? फ्रेजिल्ड एंड वरीड, द मदर सर्च फॉर मिसिंग चाइल्ड। आप देखिएगा, क्या मैंने इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा है? क्या मैंने इसमें कोई टेंस चेंज करा है? क्या मैंने इसमें वॉइस चेंज करी है? ना इसमें मेरा कोई टेंस चेंज, ना इसमें मेरी कोई वॉइस चेंज, ना इसमें कोई टेंस चेंज, वॉइस डायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी नहीं है। तो कितने आराम से मैंने क्या किया, जस्ट बाय शफलिंग अ फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर, सब चेंज कर दी। द कॉर्प्स फ्रोजन, अगला सेंटेंस देखें, बल्कि इसको भी उठा के वहीं रख देता हूं मैं, ताकि जरा सा अच्छा लगेगा।
The corpse, frozen for thousands of years, was barely recognizable. रादर देन राइटिंग के मैं कॉर्प्स के लाश को स्टार्ट करूं मैं, उससे अपने वर्ड को स्टार्ट करूं, आई सेंटेंस को, आई व्हाट आई एम डूइंग इज के आई ब्रॉट दिस फ्रेज ओवर हियर, फ्रोजन फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स, इसको मैंने उठाया यहां से, एंड आई ब्रॉट इट इन द बिगिनिंग, एंड बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख दिया। कैसे? फ्रोजन फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स, द कॉर्प्स वाज barely recognizable. दिस टेल्स मी कि नाउ जी आई एम अच्छा अभी क्या है, बिगिनिंग विद एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which defines a noun. This is one way of doing it. हमने सिंपल वर्ड में क्या बताने की बात है, बस यहाँ का स्टार्ट नहीं करना सब्जेक्ट से। सिंपल वर्ड ये बात हुई, नेवर स्टार्ट ऑफ विद द सब्जेक्ट। ये है आसान अल्फाजों में बात। ठीक है, नेक्स्ट। Rather than writing, the soldiers really march forward in the snow. The soldiers really march forward in the snow. Again, starting off with the subject. इंस्टेड में क्या करूं, अगर सिर्फ ये वैल्यू उठा के ले आऊं ठक करके, क्या बन जाएगा? वेयरली द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड इन द स्नो। क्या मैंने टेंस चेंज करा? नहीं। क्या मैंने एक्टिव पैसिव किया? नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया? नहीं। कोई एडिशन करा, कोई सब्ट्रैक्शन करा? कुछ नहीं करा। जस्ट बाय दिस वर्ड विच वॉज ओरिजिनली ओवर हेयर, अगर मैं उसको उठा के फ्रॉम हेयर टू हेयर अगर मैं ले आता हूं, तो दिस गिव्स माय सेंटेंस अ टोटली डिफरेंट इंटरफेस। और ये भी देखिएगा कि बिकॉज वी आर नॉट स्टार्टिंग ऑफ विद सब्जेक्ट, जब तक हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे थे तो वो बात नहीं आती। आपको हर हाल में जब आप विदाउट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो यू हैव टू पुट अ पंक्चुएशन ओवर हियर एज वेल। तो जितनी पंक्चुएशन बढ़ोगी उतना ऑब्वियसली आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है राइटिंग की। सो ओवर हियर फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड इन द स्नो। जब मैं वैली लेके आता हूँ यहाँ पर, तो आई हैव टू पुट अ कॉमा ओवर हियर एज वेल। अब तक बात समझ में आ रही सब लोगों को भाई? थोड़ा सा क्लियर टॉपिक है, लेकिन इट्स इवेंचुअली आपको इट विल यू हैव टू डू इट। कितना करना होगा, कब करना होगा, वो भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। थर्ड वन, rather than writing, Sir Zahid is teaching in the class. Sir Zahid is teaching in the class. हम क्या लिख देंगे? In the class Sir Zahid is teaching। ठीक है, सेम बात। Sir Zahid is teaching in the class, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? In the class Sir Zahid is teaching। Rather than writing, many squirrels linger in my backyard, मैं क्या लिख रहा हूं? In my backyard squirrels linger। Rather than writing, a most eccentric old man lives around the corner, मैं क्या लिख रहा हूं? Around the corner lives the most eccentric old man। तो इसको सूर्य ऊपर आना चाहिए। स्ट्रेंज होता है eccentric का मतलब। Rather than writing at we found the best deals at the mall yesterday, मैं क्या कर रहा हूँ? At the mall yesterday we found the best deals। This is one way of writing this writing। नाउ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस वक्त बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, वो बोल रहा होगा भाई बात सुनो सर, ये आपने तीन पढ़ा दी स्ट्रेटेजीज, ये इनको इस्तेमाल कैसे करना है भाई? और क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम हर सेंटेंस को अलग अलग तरह से स्टार्ट करें? दैट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? तो भाई इसका भी आपको आंसर दे दूं। So let's suppose मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, let's suppose 6 strategies, how to use all 6 strategies, ये मेरे एग्जांपल। because this question would be better, I or generally answer this question at the end, but by this time students start to wonder कि यार
किस तरह से ये अप्लाई करना होगा मैं। अगर आप सर ये बोल रहे हैं कि हर सेंटेंस अलग तरह स्टार्ट हो, तो भाईजान मैं अलग तरीके से स्टार्ट करने के चक्कर में मैं तो आप सोचता रह जाऊंगा मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। विच मीन्स कि अकॉर्डिंग टू अस और अकॉर्डिंग टू सर जाहिर, एक बेस्ट पैराग्राफ जो है वो हर 1 2 3 4 5 6 की पांच पांच सेंटेंस है, पांचों के पांचों अलग तरीके से स्टार्ट हो होंगे। एक वन से, एक टू से, एक थ्री से, एक फोर से। This is how it is always starting. That's how the best para. But this best para does not apply in exams. That's the issue. It's not applicable in exams. Why? Because we cannot write such a paragraph in our writing. We won't have enough time. So this paragraph basically is for future or professional life. For future or professional life है के लिए है ये. But if we see, तो बट यू शुड नो अबाउट इट राइट, मतलब पता तो ना यार कि अगर मैं छह छह सेंटेंस लिख रहा हूँ, पांच सेंटेंस लिख रहा हूँ, पांचों के पांचों अलग तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने तीन पढ़ाए, अभी मैं आपको दो और तीन और पढ़ाऊंगा। एक बेस्ट स्टूडेंट जो है उसका बताऊं प्यारा कैसा होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसके फर्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर एक तरीके से, दूसरा सेंटेंस दूसरे तरीके से, फिर तीसरा सेंटेंस फर्स्ट तरीके से, इसी और फर्स्ट में फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ, फिर उसने सेम वे से स्टार्ट कर दिया। अब वे कुछ भी हो सकता है, वो आई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता है। ये बोलना कि अगर मैं सारे सेंटेंसेस को मैं लेट सपोज मैंने जैसे यहाँ पर इन द क्लास से स्टार्ट कर दिया, अब ये वो है प्रपोजिशन है, सही है। अगर प्रपोजिशन से मैं सारे सेंटेंस स्टार्ट करूंगा तो बात एक ही है। ये सेंटेंस रूल नहीं है कि भाई वी हैव टू स्टार्ट ऑफ ओनली विद द विदाउट द सब्जेक्ट। नो, यू कैन वी द सब्जेक्ट, बट इट शुड नॉट ओनली बी विद द सब्जेक्ट। तो लेट्स से मेरे पास एक अच्छा पैराग्राफ जो होगा बच्चे का, वो क्या होगा, उसमें फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट पैराग्राफ से, ओ ये विद इन द ये एक पूरा पैराग्राफ है ये पूरे पैराग्राफ के अंदर लेट्स सपोज अगर फोर सेंटेंसेस हैं, ये फाइव फोर सेंटेंसेस है फॉर एग्जांपल, तो पहला सेंटेंस एक तरीके से स्टार्ट हुआ, दूसरा सेंटेंस दूसरे तरीके से स्टार्ट हुआ, तीसरा सेंटेंस फिर पहले तरीके से स्टार्ट हो गया, चौथा सेंटेंस थर्ड तरीके से स्टार्ट हुआ, और फिर लास्ट सेंटेंस जो है वो दोबारा से सेकंड तरीके से स्टार्ट हुआ। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक बच्चे ने एटलीस्ट थ्री वेज यूज करे हैं, थ्री वेज यूज करे टू राइट दिस पैराग्राफ, which is now a very good paragraph, that this is one of the best paragraphs you will be able to write. Now then there are the rest of us, the must do for the rest. This is for the best, this is for the rest, people like me. Obviously when you're studying from a person who has been so low in his life for every time in his life, who has been struggling in his entire life, एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको एक ऐसा बंदा पढ़ाने को मिल जाए अल्लाह करे जिसने जिंदगी बुरा देखा हुआ हो। तो एडवांटेज होगा कि उसको जुगाड़ तरीके बहुत सारी आती। तो दिस इज दैट जुगाड़ तरीका। तो लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग फाइव पैराग्राफ्स और एट पैराग्राफ फॉर एक्सपोज, and if within the paragraph it's impossible for me to shift to many types of sentences, to many different ways by to start a sentence, और मेरे लिए मुमकिन नहीं है भाई सर कि मैं पहला सेंटेंस इससे करूं, फिर सेकंड सेंटेंस अलग तरीके से करूं, फिर थर्ड वाला फिर अलग तरीके से करूं। मैं तो दो तीन तरीके में भी फंस जाऊंगा, मुझसे नहीं हो सकता, मैं तो और कुछ जुगाड़ तरीका बता दें। So the last situation, this is a must do for everyone, is that at least the beginning of every paragraph, at least the beginning of every paragraph should vary. So for instance मेरा पहला सेंटेंस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं सब्जेक्ट से पूरे पैराग्राफ के किसी भी और पैराग्राफ में कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने पहला अगला पैराग्राफ में मैंने preposition लगा दिया है, तो अब मैं preposition नहीं लगाऊंगा कहीं और। अगर मैंने एडजेक्टिव लगा दिया adverb, तो ये एटलीस्ट दिस इज अ मस्ट केस कि यार एटलीस्ट बिगिनिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ शुड बी डिफरेंट। इफ यू आर अनएबल, if you are unable to start every sentence in a different way within the paragraph, तो हर एटलीस्ट हर पैराग्राफ को चेंज कर दे, ये आपको कम से कम जरूर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वे is with the use of a conjunction. Conjunction बड़ा सिंपल सा है जी। Instead of writing the court dismiss the case because of the unusual circumstances, हम क्या लिखेंगे, because of the unusual circumstances the court dismiss the case.
Instead of writing, I do appreciate the invitation, although I can't attend, I would write, although I can't attend, I do appreciate the invitation. Instead of writing, the club will stay to pick up the trash after the parade, आप क्या लिखेंगे? After the parade, the club will stay to pick up the trash. ये आपका एक और तरीका है विद कंजंक्शन, अगेन आप देखेंगे ये इसमें ही हो रहा है। नाउ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, थोड़े से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत देर से मैं तकरीर कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। सर आर वी डूइंग पेपर वन पेपर टू? वी आर डूइंग बेसिक ग्रामर राइट नाउ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एवरी वे, स्पेशली पेपर टू तो कर ही रहे हो। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करें, वर्ब कौन सा है? कौन बताएगा वर्ब क्या होता है? एक्शन। विच इज द वर्ब? प्लेयर तो लिखा हुआ ही नहीं है भाई इसके अंदर। प्लेइंग। नाइस। No, not chewing, man. Having my dinner. Save time. Sorry, excuse me for today. Just got home right 2 minutes before the class. Didn't have time to eat dinner. सुबह माशाल्लाह 3 साढ़े 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ आज। ओके, कितने हो गए? 8 घंटे हो गए माशाल्लाह पढ़ाते पढ़ाते। ओके, सो ईटिंग एप्पल इज व्हाट आई लाइक। नाउ टेल मी, बिरयानी? नो भाई, प्रोटीन बार। बिरयानी कहाँ? बैठ के खा पढ़ाऊंगा खाऊंगा। ईटिंग एप्पल इज व्हाट आई लाइक, इसमें वर्ब क्या है? कौन बताएगा? माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात, क्या बात। लाइक, ईटिंग, 90% of you are saying eating. Now say this in Urdu. सेब खाना मुझे पसंद है। इसमें एक्शन का हो रहा है भाई। ईटिंग एप्पल बोला है, इसमें एक्शन का हो रहा है। यहाँ तो मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक्शन हो रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ ईट, सेब खाने में सेब तो नहीं खा रहा मैं, एक्शन तो नहीं हो रहा। तो फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि ये ईटिंग है? फिर आप बोलेंगे लाइक, लाइक भी नहीं है। तो पहले तो ये बात समझ लीजिएगा कि सर आप, फिर आपने सर कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि जब तक सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो वो तो सेंटेंस ही नहीं होगा। अगर ये भी वर्ब नहीं है और ये भी वर्ब नहीं है तो फिर से सेंटेंस कैसे हो गया? तो आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, जब हमारे पास ये सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो टेक ओवर कर लेता है। विच मीन्स व्हेन देयर इज नो कैप्टन इन द टीम, हु टेक्स ओवर? द वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो हमारा इज है। एक बात तो ये हो गई, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। नाउ ये क्या बात हुई सर? ये ईटिंग, देखो अक्सर औकात एट टाइम्स हमारे पास कुछ वर्ब ऐसे होते हैं। देखो, अब अगर आप गौर से देखें तो ये दिखने में इट सीम्स लाइक अ वर्ब, प्लेज रोल ऑफ अ नाउन, या मैं बोलूंगा एक्ट्स लाइक अ नाउन। एक्ट्स लाइक अ नाउन, इट सीम्स लाइक अ वर्ब, लुक्स लाइक अ वर्ब एंड एक्ट एज अ नाउन। अब सर ये क्या है? मतलब ये ही में ना शी में, पांचों उंगलियां घी में, ये वाला सीन है। तो भाई जब इंसान में डिफेक्ट हो सकता है तो इंसान की बनाई हुई जबान में भी डिफेक्ट हो सकता है।
कुछ दूसरे लोग दुनिया में, जिंदगी में दिखने में कुछ और बोलने में कुछ और, करने में कुछ और होते हैं, ना ही में ना शी में, पांच उंगलियां घी में। वही तरह ये हमारा कहलाता है वर्ड। इसको हम बोलते हैं जेरेंड। अ जेरेंड बेसिकली इज अ वर्ड दैट बिगिंस with has ing and it is always there in the beginning of a sentence। तो ऐसा दिखने वाला वर्ब जो आईएनजी में हो। अच्छा, अब ये आपको ना भी पता हो तो आप ये नहीं कि नहीं कर सकते, आप तो फिर तब भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बात नहीं आएगी आपकी राइटिंग में। हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम है तो नाम है क्या। लिविंग कर जो है यहाँ पर, इट इज अ जेरेंड। तो हम जेरेंड से भी सेंटेंस को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। सो जेरेंड इज सिंपली एन एक्ट वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। बिगिनिंग विद, अच्छा अब आता है एक और बात। इसमें वर्ब क्या है? आसान वाला पूछना। आई ईट एप्पल, वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है? प्ले। इसमें हमने ईट बोला है, प्ले। अगर भाई इसमें प्ले वर्ब है, इफ यू थिंक दिस इज अ वर्ब, तो वर्ब की तो फॉर्म्स होती हैं। पास्ट फॉर्म होती है, पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और सिंपल फॉर्म होती है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं आई ईट एप्पल, इसको अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। या अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे कर दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। यहां पर भी ये करना चाहिए फिर हम लोग को, कि यहां होना चाहिए आई लाइक टू प्लेड क्रिकेट, या आई एम लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल इंग्लिश है भाई। कौन सी मुश्किल बात क्या है इसके अंदर? अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स इसको एज इट इज रिप्लेस कर देंगी हमेशा। आई टीच इंग्लिश, आई थॉट इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, सब बिल्कुल से रिप्लेस हो जाता है। तो पता ये चला भाई कि ये टू जो है ये सारा माहौल खराब कर रहा है। अगर ये टू ना हो तो फिर कोई टेंशन ही ना हो। तो पता ये भी चला हमें कि भाई एट टाइम्स। अच्छा, मैं तो मेरी बात फिर लाइक की वैसे वर्ब आपस की बात है। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, या आपको याद हो ना याद हो, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया? हाँ, इसमें। जब मैंने आपको, आई टोल्ड यू द लास्ट क्लास दैट पीपल रिमेंबर, ये ही स्टार्टेड टू जंप अप विद जॉय, एंड आई टोल्ड यू कि इसमें जो टू जंप है वो फ्रेज में आएगा, और टू और जंप जो है वो, इसमें जंप जो है वर्ब नहीं है। उसकी वजह यही थी, और मैंने आपको अगली क्लास में बताऊंगा मैं। वो यही वजह थी कि जंप जो है, जब वो टू के साथ मिल जाता है, जब कोई भी वर्ब टू के साथ मिल जाता है, तो फिर वो वर्ब नहीं रहता, फिर वो बन जाता है क्या? इन्फिनेटिव। तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स, अ कपल ऑफ वर्ड्स, में एक होता है टू और एक होता है वर्ब। ये दोनों मिल के जो है बनाते क्या है? इन्फिनेटिव। तो हम इन्फिनेटिव से भी अपना सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मस्ती की बात क्या है, कहने को मैं यूं बोल सकता था आपको, ये दो चीजें नहीं पढ़ाता, जेरेंड भी नहीं पढ़ाता, इन्फिनेटिव भी नहीं पढ़ाता। अब बोलता भाई आप आईएनजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं वर्ड, वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म के थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म से स्टार्ट कर दें। लेकिन ये पार्टिसिपल फॉर्म है ही नहीं, अभी वर्ब ही नहीं रहा। मतलब अगर मैं बोलता भाई पार्टिसिपल फॉर्म से स्टार्ट स्टार्ट कर लो, तो पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? आईएनजी वाली।
तो अब मैं आपको ये बोलता, आपको पता भी चलता, आप बोलते हाँ ठीक है। लेकिन आप में और एक बाहर चलते फिरते एक नॉर्मल इंग्लिश टीचर बच्चे में, स्टूडेंट में कोई फर्क होना चाहिए। एंड दैट फर्क इज गोइंग टू बी व्हेन आई टीच यू थिंग्स दैट आर मेंट टू बी टॉट। तो ये थे हमारे भाईजान 6 स्ट्रैटेजीज। आप चाहे तो इनको मैंने उस फॉर्म में दिखाया था, आप जरा सा आप इसको ऐसे देख लें। अपने पास चाहे तो नोट डाउन कर ले, इसको स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स। चैट खुली हुई है भाई। अभी आप चैट कर रहे हैं, मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, मसला नहीं है। सर बिल्कुल, मेरे नोट्स हैं इंशाल्लाह ताला आपको देंगे भी। प्रिंटिंग पे गए हैं, डोंट वरी। जब तक हम भी कर रहे हैं ग्रामर। लेट्स प्रैक्टिस, ऑल ऑफ अस। ये हम प्रैक्टिस करनी है हमें। प्लीज रीड दिस एंड टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस पैराग्राफ एंड व्हाई डू वी नीड टू चेंज इट। जी जनाब। व्हाई डू वी नीड टू चेंज दिस पैराग्राफ, और ये पूरा पैराग्राफ क्यों है? बिकॉज में बहुत अच्छी अच्छी अंग्रेजी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन अगेन व्हाट्स हैपनिंग विद अस ओवर हियर इज दैट पपी स्टार्ट हो रहा है। ये भी पपी से स्टार्ट हो रहा है। ये ही से स्टार्ट हो रहा है। ये भी से स्टार्ट हो रहा है। ये पपी स्टार्ट हो रहा है, ही से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये। नाउ आई वांट यू टू डू, आपका टास्क क्या है? योर टास्क इज नंबर 1, कंबाइन 2 sentences। ये हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर आपकी। और नंबर 2 अब का टास्क क्या है? एवरी सेंटेंस शुड स्टार्ट इन ए डिफरेंट वे। अभी मैंने 5-6 तरीके 6 तरीके पढ़ाए, उनमें तरीकों से स्टार्ट करनी है।
सो टेक एन एग्जांपल कि अगर लेट्स सपोज मैं कर रहा हूं स्टार्ट, फर्स्ट टू सेंटेंस ले लेता हूं मैं। द पपी squirmed with glee as his new owner wrestled with him. The puppy rolled like tumbleweed across the carpet. अब इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, देखें आप। फर्स्ट केस के अंदर व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट। इस पूरे पार्ट को आगे लेके आ रहा हूं मैं। तो उससे फायदा क्या हो रहा है मुझे, कि आई एम नॉट स्टार्टिंग ऑफ विद द पपी, राइट। और फिर मुझे इसको भी देखना है कि मुझे इसको भी दोनों का सेंटेंस को मिलाना भी है। तो वो मैं कैसे मिलाऊंगा, वो मैंने आपको कल क्लास में सिखाया था कि मैं कोई भी कंजंक्शन लगा के उसके साथ कर लूंगा। एंड ऑब्वियसली इफ आई हैव independent clauses on both sides of fanboys, I will have to put a comma over here as well. Understood? The end he, फिर ये फर्स्ट वे था। सेकंड वे देखें, अक्रॉस द कारपेट द पपी रोल्ड लाइक अ टम्बलवीड। अब मैंने अगले में क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी दोनों सेंटेंस जो थे मेरे, ये दोनों एक हो चुके हैं, अभी अलग अलग सेंटेंस नहीं रहे। तो मैंने जो दूसरा सेंटेंस था उसका जो लास्ट क्रॉस है, अक्रॉस द कारपेट, अक्रॉस द कारपेट, इसको मैं लेके आया शुरू में, द पपी रोल्ड लाइक टम्बलवीड, इससे शुरू में यहाँ पे लेकर आया। और फिर मैंने अला पूरा पार्ट जो है पहले सेंटेंस वाला लिखा। तो ये एक और तरीका है सेंटेंस को स्टार्ट करने का। थर्ड वे, रोलिंग, द स्क्वर्मिंग विद ग्ली, इस वर्ड को मैंने चेंज कर दिया इनटू जेरेंड, और इसको ले गया शुरू में। तो क्या हुआ, उससे क्या बन गया, स्क्वर्मिंग विद ग्ली एज हिज न्यू ओनर wrestled with him, the he rolled like a tumbleweed across the carpet. ये बन गया मेरा थर्ड वे। नाउ योर टास्क सबसे पहले इन दिस क्लास इन द चैट ओनली इज कि आप मुझे यही सेंटेंस रोलिंग से स्टार्ट करके दिखाएं। मैं आपको पहले वर्ड दे दिया, रोलिंग आएगा। नाउ फॉर्म दिस सेंटेंस स्टार्टिंग विद रोलिंग टू इंश्योर दैट यू कंबाइन बोथ सेंटेंसेस। और मैंने बता दिया ओपनिंग क्या है, रोलिंग से हो रही है ओपनिंग, तो फिर बस लिखा लो गया। चैट में लिख के दिखाओ मुझे। रोलिंग पपी स्क्वर्म विद ग्ली एज, देखो सब चीजें कवर हो रही नहीं हो रही, पूरे सेंटेंस के तमाम चीजें होनी चाहिए कवर्ड।
ये हमारा सेंटेंस होगा मेरे हिसाब से। Sure, I'm glad you thought of it like this. Now, I am giving you 10 minutes. ये भाई अब हुआ क्या है? फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस, सेवन सेंटेंस, एट सेंटेंस एंड नाइन सेंटेंस। ये तीन 9 सेंटेंसेस है। मैं चाहता हूं आप इनको स्क्वीज करें कितने में? 1 + 2 का एक सेंटेंस, 3 और 4 का एक सेंटेंस, 5 और 6 का एक सेंटेंस, 7, 8 और 9 इन तीनों का एक सेंटेंस। यानी कि ये 9 सेंटेंसेस जो है ये 4 सेंटेंसेस में स्क्वीज हो जाएंगे। और every sentence has to start in a different way. Once you have written the entire paragraph again, टाइप तो उसे टाइप करके चैट में भेजें। यू हैव 10 minutes टू डू दिस। तो दिस इज हाउ योर कंप्लीट फर्स्ट दस पैराग्राफ जो पुअर था वो अच्छा ऐसे हो लगेगा इस तरह करने से, इस तरह। ऑलराइट, सो नाउ एक और बहुत छोटा टॉपिक है, सेंटेंस लेंथ वेरिएशन। और वो मैं आपको बता रहा हूँ। यू नो Just let's have a look at this. As soon as the streamer took off, I knew I had made a mistake in letting my sister talk me into stepping on the yanking and rhythmic monster seemingly designed by Satan himself. Every move the roller coaster made, roller coaster made terrified me. Its violent, headache-inducing bumps, gut twisting lurches, and gravity-yanking drops. And for this reason, the ride dream as it was last for an eternity, but as didn't. Just as I was able to draw my first breath, the car swooped into the loading area to expel us and more victims. Suddenly, inexplicably, I yearned for more. I turned to my sister with eager eyes. Let's go again. क्या आपने तकरीर करी सर? बता दो दें, समझा दो दें। बस सीन ये है कि हमारी ख्वाहिश ये थी पहले। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा देख लो। हमने पढ़ा पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्यों पढ़ा? ताकि हम अपने इंप्रूव करें टेंसेस और वर्ब्स को। फिर हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने क्यों पढ़ा कि छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं उनको लिखने से बेहतर है हम लेंदी सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, कंपाउंड बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाए। फिर हमने पढ़ा थर्ड टाइप, सेंटेंस ओपनिंग वेरिएशन। वो क्यों पढ़ा कि भाई अगर मैं इवन तो मैं लेंदी सेंटेंस बना रहा हूं, एवरी सेंटेंस हैड टू स्टार्ट इन अ डिफरेंट वे। इफ आई एम मेकिंग अ लेंदी सेंटेंसेस इट डज नॉट मीन कि मैं लेंदी सेंटेंस बनाए तो सबके सब मैं एक ही तरह स्टार्ट करूं। Or the fourth thing that I'm teaching you is that you should not only have lengthy sentences. आपको वेरिएशन तो करनी ही करनी है। एक सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, एक बी से स्टार्ट हो रहा है, एक सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेंटेंस की वेरिएशन भी होनी चाहिए। वो कैसे होंगी? तो मैं ये बोलता हूं हमेशा एक बड़ा छोटी सी बात कि आफ्टर एवरी 2 to 3 लॉन्ग सेंटेंसेस राइट अ शॉर्ट सेंटेंस। अगर आप 2 3 लंबे सेंटेंस आपने लिख लिए हैं तो उसके बाद हमेशा कोशिश करें एक शॉर्ट सेंटेंस को भी बिल्कुल जरूर लिखें। आप देखें ये एग्जांपल देखें, इसमें फर्स्ट सेंटेंस 33 वर्ड लॉन्ग, सेकंड सेंटेंस 24 वर्ड्स लॉन्ग, फिर 3 वर्ड्स बट इट डिडंट, फिर 28 वर्ड्स, फिर 6 वर्ड्स, फिर 8 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स। दिस इज गोइंग टू मेक योर राइटिंग फुल रापचिक। तो अगर मुझे कोई बोले सर कि एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग दिखा दें जिसके अंदर सब चीजें परफेक्ट हैं जो आपने पढ़ाई है अब तक, एक एक चीज उसमें हमें समझ में आ जाए, सो दिस इज व्हाट इट इज। एक आप देखें, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें सेंटेंस ओपनिंग वेरिएशन, इसमें सेंटेंस लेंथ वेरिएशन, everything is just spot on in this piece of writing. Just have a look at it. At 7:05 a.m., 5 minutes past the time I was supposed to be in the school parking lot to meet with the excursion club for a climb up, walk up, think the local volcano. I was on the phone trying to call a taxi. You see, a very long sentence to start off, और उसके बाद ठक एक शॉर्ट सेंटेंस, ठक। फिर I brush my teeth and try it again. ये क्या है? मेरा कंपाउंड सेंटेंस आया। फिर स्टिल बिजी।
I threw my hiking gear and extra clothes into my backpack, put on my boots, and called again. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आया। ये कंपाउंड था। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आया, क्यों आया इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? क्या आप देखें, एक एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज, एंड तीसरा क्लॉज, एंड स्टिल। तो आप देखिए सेंटेंस की वेरिएशन भी आ रही है फिर, और सेंटेंस की लेंथ भी चेंज हो रही है। हर चीज करनी है। टाइम फॉर प्लान बी। I would have to walk, scratch that, run to the bus, and take a cab from Kumbaya Sport. 19 words. And run I did, arriving at the stop, breathing heavy and sweating in too many clothes. 17 words. On a weekday, around 7, every other vehicle is bus packed up with roofless commuters and spewing out a thick stream of black exhaust. 26 words. But today, on a Saturday, I had to wait for some time. In Quicker Bus Life, some time is even more than 2 minutes. When my one finally came along, it too was brimming with humanity. 11 words. I grabbed his bar and the outside of the and barely had a foot on the step when the money taker guy yelled, "Vaya!" to the driver. Go! So that's how I went with 2 feet in the little space left in the first step on holding onto the outside of the bus and then another just inside door, trying to grasp onto something and eventually being pinned to the wall by the money taker's butt. The rest of my body hung completely outside the moving bus. There was simply no room for to go any further. Safe? Probably not. Fun? Heck yeah. एंड दैट इज अ परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग जिसमें आपकी तमाम चीजें मौजूद हैं, विच इज इसमें अगर सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंबाइनिंग सेंटेंस, ये सब, सॉरी, सब चीजें इसमें मौजूद है। परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग। सेंटेंस लेंथ वेरिएशन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी। एंड दैट इज इट, विच मीन्स कि आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा जो लैंग्वेज का पार्ट है जो हमें कवर करना था मोस्टली वो हमने निपटा दिया है। अगली क्लास से हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, राइटिंग का, राइटिंग पेपर स्टार्ट कर देंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे खत्म हो गए हैं और हम लेटर राइटिंग को अपना पहला टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू। नहीं, मैं बताऊंगा ना क्या करना है, रिलेटिव अभी तो ये नहीं कर सकते बेटा।